हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ और जानेंगे कि किस तरह से हम एक क्वेश्चन को एनालाइज करके उसके आंसर को डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के हाथ में, जिसके थ्रू वो कंट्री में मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकती है और मनी सप्लाई को कम भी कर सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिज़र्व बैंक का। इंडिया का जो रिज़र्व बैंक है उसे हम कहते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये किसी भी कंट्री की जो बैंकिंग सेक्टर है उसका अपेक्स बॉडी माना जाता है। अपेक्स बॉडी का मतलब ये है कि हेड है ये, ठीक है। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो उन्हें कौन रेगुलेट करेगा? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप आरबीआई भी कहते हैं। इसी तरह से हर एक कंट्री का अपना रिज़र्व बैंक होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन होगी हमारी रिज़र्व बैंक से रिलेटेड और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन्स टू। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें बैंक रेट। सो बैंक रेट कहते वो रेट है जिसके ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करता है। तो पहले आपने एक बात याद रखनी है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारी इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ इट इज़ कंसीडर्ड एज बैंक ऑफ गवर्नमेंट एज वेल बैंक ऑफ ऑल अदर बैंक्स, राइट। इसका मतलब कि रिज़र्व बैंक किसको लोन प्रोवाइड करेगा? कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू। किसको दे सकता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमर्शियल बैंक, यस। सो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल आंसर है। बैंक रेट एक वो रेट होता है जिसके ऊपर रिज़र्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। डन। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज एंड द डिमांड ऑफ मनी रिड्यूस, देन इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? हमारी इकॉनमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत बढ़ गया है लेकिन मनी की डिमांड जो है कम हो गई है। ये एक ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाते हैं, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं। मान लीजिए अगर 2% पर आपको बैंक से लोन मिल रहा है तो 2% बहुत ही कम ब्याज है, आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे करना है। ऐसे केस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की वजह से हमारी जो इकॉनमी में सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस केस में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इन द इकॉनमी, मान लीजिए बैंक जो है बहुत कम इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन देना स्टार्ट कर देता है, या फिर कह लीजिए 0% इंटरेस्ट पर आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? हमारी कंट्री में जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर मेनली दो तरह का होता है, एक है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये है, मान लीजिए मैं एक कार खरीद लेती हूँ, उस कार को मैं आगे एज अ टैक्सी यूज़ करती हूँ, तो ये मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि फ्यूचर में मुझे कुछ इनकम होगी वो खर्चा करने से।
सो दिस इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं कार खरीदती हूँ और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ तो वो मेरा हो जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आज अगर कोई कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाए तो उसका हमारी इकॉनमी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका इकॉनमी को बेनिफिट होता है, क्योंकि उससे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर रहे हो। ठीक है, अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है अगर इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाए। अगर बैंक ये कहते हैं ना कि हमसे लोन ले लीजिए और हमें इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग भर भर के लोन लेंगे और हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। सो इस केस में राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया announces an increase in cash reserve ratio, what does it mean? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है। तो हर एक कमर्शियल बैंक को आप अगर बात कर ले, पीएनबी की बात कर लीजिए, आईसीआई की बात कर लीजिए, आप एसबीआई की बात कर लीजिए, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कमर्शियल बैंक की नेचर में। क्यों? क्योंकि ये हमें जनरल पब्लिक को लोन दे सकते हैं, उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी में आते हैं कमर्शियल बैंक के। अब जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने क्या करना होता है, अपने टोटल डिपॉजिट में से एक फिक्स परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज अ रिजर्व रखना होता है। अब वो फिक्स परसेंटेज क्या होगी वो डिसाइड करेगा आपकी कैश रिजर्व रेशियो, या फिर कह लीजिए जो फिक्स परसेंटेज आपने रिजर्व बैंक के पास रखनी है उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। So when the Reserve Bank of India announce an increase, अब RBI कहता है कि मैंने इंक्रीज कर दिया है इंटरेस्ट रेट, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? पहले अगर 100 रुपये रख रहा था कमर्शियल बैंक एज आ रिजर्व RBI के पास, अब उसे 150 रुपीज़ रखने हैं, तो उसकी लोन देने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो इस केस में ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। द कमर्शियल बैंक विल लेस मनी टू लेंड, तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे एज अ रिजर्व करके रखने हैं। क्यों? क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सिंपल कैश रिजर्व रेशियो का मतलब पता होना चाहिए। दो रेशियोज मेन होती हैं, एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम SLR कहते हैं, दूसरा है कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम CRR कहते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक फिक्स परसेंटेज होती है लिक्विड रिसोर्सेज की जो कि कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखने हैं, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो CRR वो रेशियो है, वो परसेंटेज है जितना पैसा उसने रिजर्व बैंक के पास रखना है, पर ये पैसा कमर्शियल बैंक लोन देने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी हैज़ फोरमोस्ट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो मैंने अभी आपको बताया बैंकिंग सेक्टर में अपेक्स बॉडी जो है वो आपका क्या है? RBI। तो RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ए ऑप्शन जो है वो इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस बाय द RBI डज नॉट हैम्पर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। हैम्पर का मतलब है डिस्टर्ब करना। तो इसमें से कौन सी रेशियो ऐसी है जो कि डिस्टर्ब नहीं करती आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को? वो है हमारे पास बैंक रेट। बैंक रेट तो वो रेट है ना जिसके ऊपर आपका रिजर्व बैंक आपको लोन देगा, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। CRR इफेक्ट करेगी आपकी, क्योंकि आप अगर ये बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसके अकॉर्डिंगली ही कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है।
SLR के केस में भी सेम है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लेना है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अब उस गिरवी रखी हुई चीज़ की वैल्यू कितनी है, उसके बदले में आपको कितना पैसा मिल रहा है, ये डिपेंड करता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये भी लेंडिंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करेगा। सो डी जो है वो इस केस में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the banks are required to maintain certain ratio between their liquid asset and the total deposits, जिसको हम कहते हैं statutory liquidity ratio SLR। सो इस केस में बी जो है वो राइट आंसर है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कुछ MCQs ऐसे हैं जिसमें आपको सिंपल मतलब भी पता होगा ना, किसी टर्म का मीनिंग भी पता होगा, तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें अगर डिक्रीज इंक्रीज पूछ लिया गया है, फिर आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई बैंक रेट इन द इकोनॉमी। अगर बैंक रेट बढ़ जाता है, उससे जो लोन है ना, लोन महंगा हो जाएगा। अब उसमें उसका इफेक्ट इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा, बैंक्स स्टार्ट lending money at the higher rate as compared to the previous one। सो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, lending to which of the following sector is not a part of priority sector lending। सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए priority sector lending क्या होता है। तो priority का मतलब है किसी को इम्पोर्टेंस देना, सबसे ऊपर रखना। तो हमारी कंट्री में सबसे ऊपर रखा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, पुअर द पर्सन हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, या फिर एग्रीकल्चर को। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कह रहा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आते, बाकी तीनों के तीनों प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट बजट द गवर्नमेंट प्रेफर बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक ओवर द आरबीआई। आरबीआई से पैसे लेने की बजाय बैंक प्रेफर करता है कि वो पब्लिक से पैसे ले ले अपने डेफिसिट बजट को फाइनेंस करने के लिए। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, इसके पीछे ये रीज़न है, हम पब्लिक बोरोइंग डज नॉट इफेक्ट द मनी सप्लाई इन द मार्केट। अगर गवर्नमेंट जो है पब्लिक से पैसा ले ले तो वो मनी सप्लाई को इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है आरबीआई से पैसा ले तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई न्यू करेंसी को इशू करके पैसा दे सकता है गवर्नमेंट को, जिससे हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। या फिर वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर कर आपको पैसे देगा, उससे भी इकॉनमी में जो है मनी सप्लाई जो है इफ़ेक्ट होगी। सो बेस्ट इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आपके साथ MCQ से रिलेटेड और वीडियोस को शेयर करूँगी।